ईस्ट पाकिस्तान के पास आए हैं, 18 साल का एक नौजवान बच्चा जाता है. What was your first sort of impression? It was a cultural shock. I believe कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके एक assimilation शुरू हो जाती है. और उस टाइम भी कोई टेंशन थोड़ी बहुत थी? Well, टेंशन उस तरह देखें, एक अवेयरनेस बहुत थे. The kind of political maturity जब अब आपको आज नजर आती है, ये अगर 50 साल पहले ये सोच होती जिसकी वजह से पॉलिटिकल मसले का हमने एक मिलिट्री हल तलाश करने की कोशिश की. भुट्टो साहब की उस टाइम की आप तकरीरें, वो आपको एक हेट्रेड और जिस तरह की लैंग्वेज स्पेशली आई थिंक कुछ तकरीरों में उन्होंने यूज़ की. यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यार ये व्हाट्स हैपनिंग. आई वाज विद जनरल टिक्का फॉर 2 years. आई वाज हिज सेक्रेटरी. मैं कहा सर आप यू आर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ज़ियाउल हक ने आपको रिप्लेस किया था, तो डिडंट से आपने आपको पूछा नहीं कि आपने नहीं मैंने भुट्टो साहब को कहा था डोंट पोस्ट हिम. तो कहते हैं व्हाई? तो कहते हैं मुझे याद था कि एक दफ़ा ये आया मेरे पास यूनिफॉर्म में, तो इसके जो बुश कोट के बटन थे वो ठीक नहीं इसने किए हुए थे. तो मैंने भुट्टो साहब को कहा सर जो बंदा अपने बुश कोट के बटन ठीक नहीं बंद कर सकता फौज को कैसे चलाएगा? तो कहते हैं भुट्टो साहब क्या काम और कैसे? वेल दैट्स द ऑल द मोर रीजन आई वांट टू पोस्ट हिम देयर. द परसेप्शन, ये जनरली हम देखते भी हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी इज the problem. What was your initial sort of, perception and experience? You are really prompting me कि I should not react as a bureaucrat. लेकिन मैं आप जहाँ पर बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, what is this place called? कुदरतुल्लाह शहाब के साथ भी मेरे ख्याल से कुछ हो रहा. He was fond of my short stories. मेरी किताब का पहला एक फ्लैप उन्होंने लिखा. इनका फ़ोन आया कि मैं मुल्तान आया हूँ, तुम्हें मिलना है मैंने. तो ये बहुत सिंपली ड्रेस, पजामा पहना हुआ, जॉगर्स पहने हुए थे और एक थैला लिया हुआ था, मिटा हुआ उस वक्त. तो एक एडवाइस उन्होंने की, कहते कि तारिक देखो ये ओहदे शोहदे सब रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तुम लिखते रहा करो, कंट्रीब्यूट करो इस तरह, तो यू वुड बी रिमेम्बर्ड. डू यू थिंक पाकिस्तान भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है? इट्स क्लिशे. ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. जब कोई पॉलिटिशियन कहता है ना जी कि आर्मी एंड आर पार्टीज ऑन द सेम पेज, जिस दिन बरखुरदार तुम पॉलिटिशियन सेम पेज पे हो जाओगे, पाकिस्तान के 80% मसले हल हो जाए. वी शुड मूव आउट ऑफ द सर्कल्स नाउ. इट्स हाई टाइम. लेट्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड. आज हमारे साथ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं. तारिक साहब ने 60s में ब्यूरोक्रेसी में काम करना शुरू किया और उसके बाद बहुत सी दिहाइयाँ पाकिस्तान की देखी हैं. सो आज हम उनसे जानेंगे कि उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी क्या थी और आजकल के दौर में वो पाकिस्तान के हालात को किस तरह देखते हैं. तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आपसे काफ़ी हफ्ते, मेरे ख्याल से महीने पहले कुछ मुलाकात हुई. एंड द स्टोरीज व्हिच यू हैव मेंशन्ड वाज जस्ट आई थिंक इनक्रेडिबल. आई थिंक इलेक्शन के आसपास. उससे पहले. सो थोड़ा सा बिफोर वी गो मोर इनटू लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स, थोड़ा सा अगर अपने बचपन के बारे में आप बताएं, कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही आपकी बिल्कुल आई थिंक आसपास पैदाइश है. दैट्स राइट जी. मेरा सफ़र पाकिस्तान के पैदाइश के बाद मेरी पैदाइश का सफ़र शुरू हो जाता है. And it had been a very checkered in the sense कि movement बड़ी रही. I was born in Quetta और अवाइल जो हमारे साल थे हमारी फैमिली के बलूचिस्तान में थे. मेरे वालिद सर्विस में थे, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती थी. सिब्बी, फोर्ट संडेमान, और फिर पंजाब में हम आ गए. और फिर मेरा बचपन ईस्ट अफ्रीका में गुजरा कि वो उसकी एक वजह ये थी कि मेरे निहाल, ये मेरा 1930s में दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम सियालकोट टू ईस्ट अफ्रीका. तो फिर वहाँ भी कुछ क़याम रहा और पढ़ाई का सिलसिला, जब स्कूलिंग और कॉलेज के बाद मैं ईस्ट पाकिस्तान चला गया. थोड़ा सा बताएं कि जो अर्ली बिल्कुल आपकी क्या अभी लेट्स से इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट मेमोरी जो अभी आपके जहन में हो, वो किस उम्र की है आपके जहन में? फर्स्ट मेमोरी मेरी 4 साल की उम्र की होगी. ओके. एंड दैट टू रिलेट्स टू कोयटा. उस ज़माने में एक बरसात फिल्म आई थी और उसके गाने बड़े पॉपुलर होते थे और ब्लैक एंड वाइट मूवी. एंड आई स्टिल रिमेंबर गोइंग विद माई मदर टू वॉच दैट मूवी. और इन बलूचिस्तान. दैट वाज इन बलूचिस्तान. ओके. वे बैक. मेरा 3-4 साल की मेरी उम्र होगी. वो मेरी मेमोरी है. फिर ईस्ट अफ्रीका की मेमोरीज मुझे याद आती हैं जब आई थिंक 1955-56 की कि फर्स्ट टाइम बाय शिप, समुद्री जहाज़ पे कराची से
7 days visit to Mombasa की पोर्ट. तो that was a unique experience कि समंदर को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो साहिल पे उतरते हैं तो एक कल्चरल शॉक कि वो सोहाली ज़ुबान बोल रहे हैं, उनकी एथनिसिटी बदल जाती है, रंगो नस्ल बदल जाता है. एंड कॉलोनियल पीरियड दैट वाज कॉल्ड ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, कि वो अंग्रेज यहाँ से जा चुके थे सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज यू नो दे वर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ री अवेकनिंग, या अवेकनिंग कहनी चाहिए, कि उससे एक हो रहे थे, अपना उस फीलिंग में आ रहे थे, उससे मूड में. और वहाँ की भी कुछ यादें हैं. एंड देन ऑफ कोर्स ईस्ट पाकिस्तान इज़ अ वेरी विविड मेमोरी. बट हाउ वाज ग्रोइंग अप, लाइक किसी हद तक जो मेमोरी आपकी हो ईस्ट अफ्रीका के अंदर, वो कितनी आपको है? और एंड स्पेशली अभी भी आजकल हम अफ्रीका की जब बात करें तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या मीडिया के थ्रू कि यार बहुत ही बैकवर्ड एरियाज हैं. ऑब्वियसली अब तो बहुत बन भी गया है, लाइक पीपल वेंट देयर, बट एक परसेप्शन वाइज आई थिंक इट वाज एक बड़ा एक लैंडस्केप वाज ब्यूटीफुल, पेस वाज बट स्लो, इट वाज अ वेरी टॉलरेंट सोसाइटी. और जो एरिया में हम थे कि ये इट वाज ऑन दी कोस्टल बेल्ट, तो वहाँ पर अरबिक इन्फ्लुएंस बहुत था, अरब ट्रेडर्स, क्योंकि इस्लाम अफ्रीका में it didn't spread through conquest. Basically it was the traders and the preachers. वो लेके गए, उस ज़ुबान में बड़ा असर. और जो ईस्ट अफ्रीका में ज़ुबान बोली जाती है स्वाहाली, यानी साहिल से, so that is a derivative of Arabic. So ये चीज़ें मुझे इनफैक्ट बाद में भी लाइफ में एक ज़ुबानें सीखने में, समझने में, तो that is really sort of helped me in on my learning curve. बड़ा इससे फ़र्क पड़ा है. और फिर पढ़ाई आपने किस चीज़ की है? पढ़ाई मैंने इस पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स में पढ़ा, भी ऑनर्स किया. और कितनी एज में आप लाइक यू वेंट देयर? या आई वेंट एट द एज ऑफ आई थिंक आई वाज नॉट इवन 18. ओके, जस्ट टू स्टडी के लिए किया. मास्टर्स वहीं से किया इंटरनेशनल रिलेशंस में. फिर इंग्लैंड से मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से डेवलपमेंट स्कूल स्टडीज़, वहाँ से एक मास्टर किया, बट दैट वाज ड्यूरिंग जॉइनिंग द सिविल सर्विस. सो थोड़ा सा अगर हम लेट्स से ईस्ट पाकिस्तान के पास आए, सो 18 साल का एक नौजवान बच्चा जाता है, उस व्हाट वाज योर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन एंड हाउ वाज योर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ फ्यू वीक्स देयर? वेल इट वाज अगेन इट वाज अ कल्चरल शॉक इन द सेंस डिफरेंट लैंग्वेज, लिबास मुख्तलिफ, ज़ुबान मुख्तलिफ, आपका खाना पीना मुख्तलिफ. लेकिन आई गॉट यूज टू इट. यानी जिस हॉस्टल में रहता था, सलीमुल्लाह मुस्लिम हॉल, सलीमुल्लाह वो थे 1906 में जब मुस्लिम लीग ढाका में बनी, तो नवाब सलीमुल्लाह इट वाज हिज इनिशिएटिव. और ये सारी ज़मीन जो यूनिवर्सिटी बनी थी 1920-21 में, ये उन्हीं की डोनेटेड ज़मीन थी. तो आई बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके एक होती आपकी एसिमिलेशन शुरू हो जाती है, ज़ुबान के हवाले से, अपना फिर खाने पीने के हवाले से, लिबास के हवाले से. और उस टाइम भी कोई टेंशन थोड़ी बहुत थी या? वेल टेंशन उस तरह देखें, एक अवेयरनेस बहुत थे. पॉलिटिकली दे वर फार टू अवेयर. और जो कहा जाता है, देयर इज अ प्रोवर्ब कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया वुड थिंक 100 years आफ्टरवर्ड्स. तो 100 साल पहले की सोच आ जाती है. और फिर उनकी एक एक्यूमुलेटेड हिस्ट्री आप देखें कि स्टार्टिंग विद मुर्शिदाबाद, विद सिराजुद्दौला, विद अट्रॉसिटी और एक्सप्लॉयटेशन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पहला फुटहोल्ड तो कॉलोनियल पावर्स का बंगाल से शुरू हुआ था, और बाद में वो एक्सपैंड करते करते नॉर्थ की तरफ आए. तो ये था कि दे वर वेरी अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स. द एक्सपोजर वाज एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ, वो कहा करते थे कि वी आर वन पॉलिटी पाकिस्तान, बट वी आर टू इकोनॉमीज, इन द सेंस कि जो कुछ आप वेस्ट पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं, तो ये तो इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट यहीं पे हो रहा है, इसका स्पिल ओवर हमें कुछ नहीं मिलता. एंड दिस व्हाट रिजल्टेड इनटू 6 points. जब मुजीब, यानी अगर आप देखेंगे आज के हवाले से, मुजीब का जो 6 points है लुक वेरी इनॉक्वस, कि भाई जो आप कमाते हैं आप अपना हिसाब रखें, जो हम कमाते हैं हमारा हिसाब हमें रखने दें. व्हाट वाज बैड अबाउट इट? सो देखें,
द काइंड ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी जब अब आपको आज नज़र आती है कि आपने 18th अमेंडमेंट की, आपने एक डिवॉल्व की पावर्स पाकिस्तान में, तो ये अगर 50 साल पहले ये सोच होती और उसकी वजह थी या प्रॉब्ली वी डिडंट हैव आइदर द विल या हमारे में इंटेलेक्चुअल रिगर नहीं था उस स्टेज पे हमारी लीडरशिप में, और जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल मसले का हमने एक मिलिट्री हल तलाश करने की कोशिश की। और जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जब वहाँ शुरू हुई है तो उस टाइम लाइक ईस्ट पाकिस्तान वहाँ लाइक लोकल्स कितने थे और लाइक दूसरी साइड से कितने वेस्ट वाली साइड से आए हुए थे? वेस्ट से तो हम एक आटे में नमक 20 लड़के जाते थे हर साल, एंड दे वुड स्प्रेड आउट टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ढाका यूनिवर्सिटी, सो इट वाज जस्ट नोशनल। तो अलबत्ता ये था कि बिहार विच वॉज एन एडजॉइनिंग प्रोविंस 47 में वहाँ से बहुत माइग्रेशन हुई थी, लेकिन वो बिहारी को भी पंजाबी और हमें भी बिहारी एक नॉमेनक्लेचर जो स्ट्रीट लैंग्वेज होती है वो ये समझते थे कि एनीबॉडी वुड नॉट स्पीक बंगाली इज आइदर अ बिहारी और अ पंजाबी, सो दिस वाज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट लाइक ज़ाहिर 71 के बाद या 1-2 साल पहले तो हालात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ख़राब होने लगे, बट शुरू में लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट लाइक अर्ली 60s, उस टाइम से डू यू फील लाइक कि वो एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया था? इट वाज साइमल्टेनियस, यानी मैं आपको 23 मार्च 1967 आई वाज इन कॉक्सेस बाज़ार, हम एक टूर पे गए हुए थे, तो हमारे यहाँ तो ये रवाज जब आया है कि जी 14 अगस्त को हम पाकिस्तान का झंडा लहराते थे अपने घरों पे, तो on 23rd March 1967 I saw the Pakistan flag on every household बंगाल में, और ईद भी हमारी वहाँ कॉक्सेस बाज़ार में हुई। और जब इमाम मस्जिद को पता चला कि यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने खुतबे के बाद जो अपना वाज़ है, तकरीर है, उर्दू में शुरू कर दी, तो वी वर वेरी प्लीज्ड। तो जस्ट बिफोर 3 years, मतलब 4 years, तो 4 years हम उनके पास गए, मौलाना अपने तो गालिबन देवबंद के पढ़े हुए थे, पढ़ाई वढ़ाई के लिए देवबंद आते, बरेली आते, नदवा आते, जो हमारे एक यूपी में एक रिलीजियस सेंटर्स थे। तो उनकी एक बात मुझे कहते बेटा ये ढाका या लाहौर नहीं है, यहाँ तासुब नहीं चलेगा। Wow. I was taken by surprise, that was the feeling। तो ये एक समझते हैं कि 71 में क्या हुआ, ये ऐसा था कि इम्प्लोड हुआ, और इम्प्लोजन के पीछे एक आपको पूरी एक हिस्ट्री देखनी पड़ती है। इट्स जस्ट नॉट स्पर ऑफ अ मोमेंट कि एक क्यूमुलेट होता रहा है कि जी एक दे हैड ऑलवेज अ फीलिंग कि जी कि वी आर लाइक इट्स एन इंटरनल कॉलोनी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ए फीलिंग वेरी प्रोनाउंस्ड फीलिंग। और कुछ उसमें समझता हूँ कि हमारा ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर था कि वो भी उनके एक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉर्डशिप के हम जहाँ प्रॉब्ली रूल करने आए हैं। यानी फॉर इंस्टेंस 47 में मिस्टर अजीज़ अहमद हु हैड अ सर्विस ऑफ 16-17 years, he was put as the chief secretary and he would say I am the government। तो वहाँ सिस्टम आपने वहाँ से एक पूरी एक जनरेशन को लेके चल रहे हैं। फिर लैंग्वेज का इशू हो गया, और लैंग्वेज देखें पाकिस्तान में जो भी लैंग्वेज पाकिस्तान की टेरिटरी के बोली जाती है वो मेरी ज़ुबान है, खा शीना है, खा बल्ती है, गिलगिती है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है। और उर्दू में तो एक इतनी रेजिलियंस पोटेंशियल है, उर्दू अपना मुकाम खुद बनाती है, उर्दू को किसी क्रचेस की, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। और आप देखें कि बंगालियों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी कि हमें असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उर्दू में बंगाली में बात करने की इजाज़त दी जाए। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मरहूम लियाकत अली ख़ान कि उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स, 10 करोड़ लोगों की ज़ुबान है। एंड मतलब इस्लाम देखें ना, जब आपने उनकी ज़ुबान को एक तस्लीम कर लिया एज स्टेट लैंग्वेज, तो पाकिस्तान तो फिर भी रहा, ज़ुबान फिर भी रही, मुसलमान बोल रहे। और आज देख लें कि इट्स अ सेपरेट कंट्री, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आई एम इन कॉन्टेक्ट विद देम, उस जगह से, उस ज़मीन से। आज भी वहाँ पर एक स्टैम्प जो है मज़हब की, दीन की, इस्लाम की, इट इज़ एज प्रोनाउंस्ड एज यू फाइंड, और मे बी मोर देन अस इन आवर कंट्री।
यानी मैं आपको बताऊं कि 2010 में बांग्लादेश गया तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो इतना रश था और वहाँ एकदम मुझे झुरझुरी से खौफ सा हुआ, यार ये तो स्कैनर नहीं लगे हुए, वॉक थ्रू गेट नहीं लगे हुए, कोई धमाका वगैरह हो गया तो क्या होगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम इन बांग्लादेश। सो यू सी, एक दिस इज़ द काइंड ऑफ एक फीलिंग कि मैं समझता हूँ कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वेयर वी आर, वेयर वी स्टैंड एंड व्हाई वी स्टैंड हियर। मेरा भुट्टो साहब की, हम लोग तो ज़ाहिर है इस टाइम यूट्यूब पे ही देख सकते हैं चीज़ें, भुट्टो साहब की उस टाइम की आप तकरीरें हैं, वो आपको एक हेट्रेड और जिस तरह की लैंग्वेज स्पेशली आई थिंक कुछ तकरीरों में उन्होंने यूज़ की, विच वाज जस्ट इमेजिन कि कोई और मुल्क आपके लिए अगर आज यूज़ करे तो आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, बट विद इन द कंट्री इन अ वे आप वो यूज़ कर रहे थे, विच वाज अ बिट, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि यार ये व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक उसमें मैं उनको, भुट्टो साहब को थोड़ा सा अलाउंस ये दूंगा कि प्रॉब्ली ही वांटेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सर पटोल होने से पहले को बाहर कुछ बेसिक्स पे एक एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन आई बिलीव कि 6 पॉइंट्स पे, और इट वाज लाइक अ रेफरेंडम, जो सैलाब आया कि थिंग्स वर रियली आउट ऑफ हैंड इवन फॉर मुजीबुर रहमान। ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू compromise or to sit over a table outside the Constituent Assembly. और इसमें मैं समझता हूँ कि क़यादत किसके पास थी, लीडरशिप तो इट वाज विद द जनता, विद याया खान। द पॉइंट इज कि जी वो 6 पॉइंट को अगर वो समझते थे कि इट इज़ एन एनाथेमा, तो आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब नाफिज किया और 6 पॉइंट को फिर आपने फ़िल्टर कैसे किया उसमें से, जब आपने कर दिया, 1 साल वो कैंपेन चलाता रहा और जब उसका एक नेचुरल रिजल्ट सामने आता है। वजह ये थी कि उनके जहन में ये था, जो हमारी एक उस वक़्त की एक इस्टेब्लिशमेंट थी, कि इट विल बी स्प्लिट मैंडेट और हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बट दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। सो भुट्टो साहब का आई बिलीव हमें शायद इतनी सेंसिटिविटी इस चीज़ की ना हो, लेकिन बंगालीज दे फील कि जी ही वॉज ऑल्सो अ पार्टी टू इट। मुझे याद है कि 2010 में मेरी मुलाकात हुई मरहूम सलाउद्दीन कादिर चौधरी, वॉज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था, यू नो, ऑन अ चार्ज के वॉज अ कोलैबोरेटर, और इसने 71 में कोई किलिंग हुई थी तो उसमें इसको रोल। सो दैट वाज ऑल एक। तो उसने मुझे कहा था कि तारिक भाई, मैं पता नहीं 32 साल से कब से बांग्लादेश बना है, मैं पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट हो रहा हूँ, और कहता है कि जी कि मुजीबुर रहमान इज़ नॉट ओनली द फादर ऑफ द नेशन, इसके क्रेडिट हम भुट्टो साहब को भी देते हैं और जनरल याया खान को भी देते हैं। सो इट वाज एवरीबॉडी हैज़ टू बी अ पोर्शन, यू नो, एक सबका इसमें हिस्सा बन जाता है। ट्रू। सो आपने जब वहाँ से पढ़ाई ख़त्म की और फिर यू मूव बैक टू पाकिस्तान? Well, I was back here and I started my career with Pakistan Television. I was in the PTV News, Okay. लाहौर में ही। और वो जैसे होते हैं ना कि छोटे को आप वो पकड़ा देते हैं कि ये चाय ले आओ, कप ले आओ, तो आप एज यंगेस्ट ऑफ ऑल। But what was your degree? Like जो डिग्री आपकी किस चीज़ की थी? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स। एंड जॉब आपने फिर किस चीज़ की अप्लाई? आई वाज अ प्रोड्यूसर न्यूज़, ओके, करंट अफेयर्स न्यूज़। तो लाहौर में जितनी और असाइनमेंट्स होती है ना, कुछ 6 बजे किसी की कवरेज करनी तो मुझे भेज देते थे, यार यंग आदमी चला जाए। तो उसमें मुझे एक एडवांटेज ये होती थी कि मैं अगर न्यूज़ रूम में 2 बजे एक्टिवेट होता है तो मेरे पास, अगर मैं 10 बजे आ गया, दफ्तर 4 घंटे होते थे, तो मैं CSS की भी तैयारी कर रहा था, मैं किताबें साथ ले आता था, तो लीन टाइम में मैंने उस पर भी नज़र रखनी। सो आई वाज काइंड ऑफ अ मल्टीटास्कर। एंड हाउ वाज PTV बैक देन? मतलब अभी भी हालात तो बड़े ही, हम मतलब अभी तो बिल्कुल ही फारिग हैं। PTV इट वाज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो एक ट्रेनिंग है ना कि मीट द डेडलाइन है, यूजलेस इफ डिलेड, दैट वाज PTV's ट्रेनिंग। कि आपने यू नो न्यूज़ रूम का जो है कि पंक्चुअलिटी है, टाइमिंग है, फिल्मों की एडिटिंग है, न्यूज़ की एक अपना सबिंग है, इसको आपने किस तरह करना है। और फिर ये है कि सीखना भी बहुत था, सिखाना भी बहुत था। म्यूज़िक में देख लें, प्लेज में देख लें, स्क्रिप्ट में देख लें, न्यूज़ की जो है उसमें बनाने में, तो एक चीज़ है जो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, उस वक्त भी था कि हमें फील होती थी कि इट वॉज, चूँकि मोनोपोली थी गवर्नमेंट की,
तो इट वाज वेरी स्टेटमेंटल मीडिया कि उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है, हर चीज़ से शुरू होता था. सो अब मैं समझता हूँ कुछ फ़र्क पड़ गया बिकॉज ऑफ द यू हैव सो मेनी चैनल्स नाउ. और फिर वहाँ से कितना अर्सा आपने काम किया? मैं 2 साल रहा जी. ओके. एंड देन आई जॉइन द सिविल सर्विस. तो फिर वो डिफरेंट मदारिज तय करते रहे, सब डिवीजन किया, डिस्ट्रिक्ट्स किए, डिवीजन किया, प्रोविंशियल सेक्रेटरी. सो ब्यूरोक्रेसी में किस साल में यू एंटर्ड? आई एंटर्ड इन दिसंबर 73. ओके. एंड ज़रा आपने और किस साइड से पाकिस्तान के? आई स्टार्टेड, इट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज शुजाबाद. ओके. ये आमों का एक है, बहुत बड़ा एक समझा जाता है कि बागात हैं वहाँ पे चनाब के किनारे. इट वाज अ वेरी स्लो पेस, सिडेट सब डिवीजन, वेरी क्वाइट. और अगर मतलब वो यूँ समझ लें कि जब आप लाहौर से कराची जाते हैं तो ये इस किस्म का शहर था कि जब स्टेशन से गुजरते तो मुझे लगता है कि ये शहर गुजरने के लिए बना है. ओके. वंस आई लैंडेड देयर तो पता लगा दैट इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. ये ज़िंदगी उसके गिर्द घूम रही है. एंड शुजाबाद हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डेमोग्राफी. ऑल्दो इट वाज अ सराइकी बेल्ट एरिया, लेकिन जो वहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन थी, प्राइमरीली रोहतक, खसरार, गुड़गांव, भरतपुर, यू नो. और फिर एक सहाफ़ी भी है, वो हिकमत भी कर रहा है, वसीका नवैसी भी कर रहा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. सो एक बड़ा अच्छा आपको वहाँ पंजाबी, उर्दू और सराइकी का मिक्स आपको मिक्स मिलता है. और यही चीज़ मैंने फिर बहालपुर में देखी कि बहालपुर में आप देखें कि एक तो हम कहते हैं कि 47 में एक नकल मकानी हुई, माइग्रेशन हुई. उससे पहले जब वहाँ पर कॉलोनाइजेशन होती है तो पंजाब से सेटलमेंट जाती है. और फिर जो है कि जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे उनके देवर वेरी परसेप्टिव पीपल कि वो अपनी स्टेट को एनरिच करने के लिए जहाँ से उन्हें टैलेंट मिलता था उनको मैग्नेटाइज कर लेते थे, पकड़ लेते थे. यूपी की फैमिली 19th सेंचुरी में बहुत सी वहाँ पर माइग्रेट की. और वेरी इंटरेस्टिंगली कभी मैं किसी यूपीआईट पुराने घराने को बहालपुर में मिलता था तो कहते थे कि तारिक साहब जब हम दिल्ली जाते थे तो हमें कहते थे ये बहावलपुरी आ गए हैं, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये दिल्ली वाले आ गए हैं. सो एक बड़ा एक आपको एक कल्चरल जो है ना, एक आपको उस पर एक रिचनेस नज़र आती है. एक हार्मनी का लेवल और था. हार्मनी का लेवल अब भी है. और फिर देखिए कि एक जो एडवांटेज आपको नज़र आती है साउथ पंजाब में, जो मेरा ख्याल है सिंध रूरल में आपको नज़र नहीं आती, कि यहाँ पे जो आपकी माइग्रेंट्स की वेव आई, रिगार्डलेस कि वो पंजाबी सेटलर गया है या कोई उर्दू स्पीकिंग गया है, वो पॉलिटिकल सेंस में मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पे उनकी एक इंडक्शन हुई है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं. और दैट वाज नॉट द केस इन सिंध. उसके डिफरेंट रीजंस हैं, दिए जा सकते हैं. इसके मतलब है कि यू डोंट रियली हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव ऑन दैट. ऑब्जेक्टिव रीजंस भी हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि क्या वजह है कि जो एक आपकी इमर्शन है या इंटीग्रेशन, ये पंजाब के रूरल एरियाज़ में आपको ज़्यादा नज़र आती है, सिंध में ज़रा कम नज़र आती है. ऑल्दो आई बिलीव कि वहाँ भी एक सिलसिला को एग्जिस्टेंस का आपको नज़र आ रहा है. सो जब आपने ब्यूरोक्रेसी शुरू की है, अगर आप लाइक व्हेन यू सी नाउ स्पेशली, what was the main sort of usna difference, like what was the mahal within the bureaucracy at that time? Like, you know, zara this is like early 70s, Pakistan sort of toot chuka hai, zara probably reshuffling ho rahi hai, morale overall bhi zara ek qaum ka us tarah wo nahi hai. But ab, because again asking in a sense ke abhi ek the perception, ye generally hum dekhte bhi hain ki ji bureaucracy is the problem, you know, in Pakistan. But उस टाइम का जो ब्यूरोक्रेट था, स्पेशली योर यू नो फ्रॉम ट्रेनिंग फेज, आप इतने लोगों के साथ मतलब ट्रेन हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं, व्हाट वाज योर इनिशियल सॉर्ट ऑफ यू नो perception and experience? You are really prompting me कि I should not react as a bureaucrat. लेकिन मैं आप जहाँ पर बैठे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, you know what is this place called? Gulberg. Yeah. And Gulberg was a brainchild of a bureaucrat. यानी इसको गुलबर्ग को जो कंसीव किया था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि पाकिस्तान बनने के बाद
पाकिस्तान के जो एक अपलिफ्ट है, देयर अ कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल कि ग़ुलाम फारूक खान PIDC जिसने बनाई, ईस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, कराची में होती है, और ये गुलबर्ग जहाँ पर आज आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ज़फ़रुल आहसन, ही वॉज फ्रॉम UP बट ही वॉज अ पंजाब सिविल सर्वेंट, क्योंकि सारी सर्विस पंजाब में थी। तो उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया जो आज पाकिस्तान का सबसे अप एंडेड लैंड बैंक है, गुलबर्ग। सो इट वॉज कंसीव्ड बाय ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी, Orient Airways, PIA. So it is the problem. Yes, I agree, but it's the solution as well. The point is how you want to really use it, or it's very. I think we have to really जैसे ना कि एक आपको blame भी apportion करना है, तो I think the buck has to pass everywhere. कोई ऐसा इदारा नहीं है, किसी को ले लें। मतलब मैं फॉर इंस्टेंस आपको कहता हूँ कि आप अपनी देखें, पाकिस्तान में कोई मुझे पूछा गया या पूछा जाता है कि जी क्या, मैं देखिए पॉपुलेशन इम्प्लोजन हो रही है, कभी जुम्मे के खुतबे में किसी आलिम को सुना है कि इस मौजू पे भी बात करें? क्यों नहीं करते? नज़र नहीं आता उनको कि इस रीजन में योर ऑफ आप सबसे ज़्यादा एक आपकी है, इट्स अलार्मिंग ग्रोथ हो रही है। बांग्लादेश पीछे रह गया और आप कहाँ पहुँच गए? तो लेट्स लर्न फ्रॉम आवर नेबरहुड कि उन्होंने हाउ दे गॉट ओवर इट। बट ओवरऑल जब आप देखते हैं अगेन ब्यूरोक्रेसी एट दैट टाइम, लाइक मेन आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? बिकॉज अभी भी आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स अभी भी होंगे, बिल्कुल। यू फील लाइक कुछ लाइक इन टर्म्स ऑफ आई डोंट नो लाइक द ट्रेनिंग, या उसमें जो लोग आ रहे हैं अभी एज एन एग्जांपल, मतलब जो हमारे दोस्त हैं कुछ आर्मी के अंदर या जो नए बच्चे जा रहे हैं, पीपल आर सेइंग नाउ कि यार अब जो एक ब्रीड आ रही है या जो लोग आ रहे हैं एज एन एग्जांपल फौज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वालिटी उस लेवल की शायद नहीं आ रही। देखिए ये वेरी इंटरेस्टिंग, जब माय एल्डर ब्रदर माशाल्लाह ही वाज ए 60s का सिविल सर्वेंट, तो एक दफ़ा मैंने यही सवाल किया, तो कहते यार ICS भी हमें कहते थे कि यार ये क्या ब्रीड आ गई है। सो इट्स ऑलवेज देयर कि आप थ्रू हाइंड साइड देखते हैं चीज़ों को, थिंग्स आर नॉट रियली इस तरह होती नहीं हैं। मैं चूँकि आई एम इन कॉन्टैक्ट योर करंट लॉट जो आ रही है उनके साथ मेरा इंटरफेस है कि पढ़ा रहा हूँ, मैं समझता हूँ इसे इक्वली ब्राइट लॉट, और एक इंडक्शन में और दी काइंड ऑफ रिसोर्स जो सिविल सर्विस में आ रहा है इज़ फार मोर वेरिड देन आवर टाइम्स। लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो गया है अभी? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सर्विस के अंदर हो गया उसकी। अच्छा एक चीज़ है, यू सी द पॉइंट इज कि जो आपकी इंडक्शन है वो तो बाय एंड लार्ज इट्स अ मेरिट बेस्ड एंड दे आर एडहेरिंग टू दैट, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इंडक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि आपकी प्लेसमेंट कैसे हो रही है वहाँ पर आकर। ऑब्वियसली इट्स अ ऑल पॉलिटिकल बॉल गेम, उस ज़माने में भी होती थी, और लेकिन यह कि उस ज़माने में एक लोग स्टैंड भी लेते थे, सुन भी लिया जाता था। यानी मुझे फॉर इंस्टेंस मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे लिए एक रिवायती तौर पर इस सवाल का जवाब देना इस तरह मुश्किल हो जाता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे अगर अपने लुक एट माई करियर, तो मैंने जो 90% वक्त मुझे ये आता है कि कहीं किसी चीज़ पे हमारा इख्तिलाफ ही हुआ है, तो आई वॉज एबल टू प्रिवेल अपॉन माई पोलिटिकल बॉसेस। बट द पॉइंट इज कि हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट ऑन दैट वेरी इशू। आपको एक दफ़ा उन्होंने कह दिया है, आपने समझा कि ये नहीं हो सकता, तो डोंट से ऑन द फेस ऑफ देम, क्वाइटली आ जाइए, सेकंड टाइम फिर, थर्ड टाइम फिर, फोर्थ टाइम फिर अटैम्प्ट करें, और वो बाय एंड लार्ज दे वुड एग्री विद यू। और आज मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे मैंने कंप्रोमाइज़ किया है तो उसमें अगेन आई वुड नॉट ब्लेम द पॉलिटिशियन, उसमें मेरी अपनी मर्जी शामिल होती, इसलिए मैंने कंप्रोमाइज़ कर दिया। एंड मैं ये यंगर लॉर्ड को अक्सर कहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, तो पॉइंट इज यू विल नॉट लूज एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर योर पोस्टिंग। बजाय ये कि एक ज़मीर का बोझ आप अपने ऊपर ला दें। अब आई डोंट नो, ये जो आई एम चूँकि थ्रू विद द सर्विस को इतना आइडिया नहीं है, ये आपके रिसेंट इलेक्शंस में
आरओस पे इतना एक कीचड़ उछला है. इट में भी ऑप्टिक्स का मसला हो सकता है. इट कुड बी रियल, इट कुड बी परसीव्ड, और इट कुड बी इन बिटवीन. बट द पॉइंट इज, इसमें जिस चीज़ ने मुझे हर्ट किया है कि अगर ये हुआ है और अगर ये किया गया है कि फॉर्म्स को आपने मैनिपुलेट कर दिया है, 45 और 47 की जो कंट्रोवर्सी, तो मुझे इन बच्चों पे तरस आता है जिनकी 3-3 साल की नौकरी है. ये 35 साल का कैरियर लेके इन्होंने चला है. तो अगर ये गो स्कॉट फ्री एट दिस स्टेज, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डिलीवर इन ईयर्स टू कम? एंड डज दिस नेशन डिजर्व दैट? दैट रियली पेन्स मी, यू नो. और मुझे नहीं याद, यानी 77 में आई वाज द रिटर्निंग ऑफिसर. भुट्टो साहब के टाइम, भुट्टो साहब के ज़माने में बूथ स्नैचिंग होती थी. मतलब जिस कैंडिडेट का जोर लग गया उसने कर लिया. अनअपोज्ड इलेक्शन भी हुए. भुट्टो साहब ने खुद एक बड़ी सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट्स, तो जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करा के अनअपोज्ड हुए. फिर इनके देखा देखी सारे चीफ मिनिस्टरों ने ये वतीरा किया. एंड देन लोकलाइज, देयर वाज नो सेंट्रल प्लान, नो सेंट्रल प्लान. और हमें ये कहा जाता था देख लें, हमारे सीनियर कहते देख लें, मीनिंग देर बाय कि जी अगर जो किसी ने करना है तो उसके दीन ईमान पे छोड़ दिया. लेकिन कोई ऐसा सेंट्रल प्रेशर नहीं होता था. एंड व्हाट कुड से ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता. और उस टाइम की जो एस्टैब्लिशमेंट या फौज थी, उनका कितना, लेट्स से 77 वाले इलेक्शंस अगर हम देखें, या ज़्यादा आपको पॉलिटिकल? नहीं, 77 बड़ी वो ज़ियाउल हक वाज अ वेरी डोसाइल एंड एक मीक पर्सन एज लॉन्ग एज ही वाज नॉट इन हिज कलर्स. यानी मुझे याद है भुट्टो साहब का जहाँ दौरा होता तो ज़िया साहब 2 दिन पहले पहुँच जाते थे, देखने के लिए आए हैं. अच्छा, ये चीज़ें ठीक हैं. यानी 76 अगस्त 76 जिस सब डिवीजन में था, एक फ्लड आया, बंद टूट गया, तो हमें पता चला कि भुट्टो साहब आ रहे हैं, जलसा उन्होंने करना है. तो ज़िया साहब 2 दिन पहले पहुंच गए. आई वाज द एसी एंड ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो वन कुड नेवर इमेजिन. और हम लोग बहुत एक भोले थे. हम कहते थे अब वो आर्टिकल 6 आ गया इनमें, तो अब ये कभी नहीं हो सकेगा कि फौज वुड ओवरटेक. विच इज़ क्वाइट, आई थिंक, आई मीन, अब ये जो आप बात करें, दिस इज़ लाइक अनबिलीवेबल कि एक आर्मी चीफ 2 दिन पहले आ गया कि जी वज़ीर आज़म आ रहा है तो मैं आके ज़रा देख लूँ. ऑन हिज ओन. लाइक आई नेवर थॉट, आई नेवर हर्ड दिस बिफोर. मतलब ऑन हिज ओन. बट ऑफ कोर्स उसमें फौज मोबिलाइज होती थी. ऑब्वियसली कि फ्लड आए हुए हैं और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, तो पहुँच जाते थे. बट वो किस पर्सपेक्टिव से पहुँच रहे थे कि लाइक टू सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी? I don't know. I think more to एक fidelity और अपनी loyalty, एक उस चीज़ को एक एक interesting, if you have time to allow me, I was with General Tikka for 2 years. I was his secretary. तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया. He was a man grown from the ranks. बड़ी कैलीग्राफिक खूबसूरत लिखाई लिखते थे, अंग्रेजी उर्दू बोलते थे. although he was very restricted in terms of his Urdu vocabulary, लेकिन बोलते उर्दू थे. और तो बड़ा इंटरेस्टिंगली मुझे कहते हैं कि मैं कहा सर आप यू आर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ज़ियाउल हक ने आपको रिप्लेस किया था, तो डिडंट से आपने आपको पूछा नहीं कि आपने? नहीं, मैंने भुट्टो साहब को कहा था डोंट पोस्ट हिम. तो कहते हैं वाई? तो कहते हैं मुझे याद था कि एक दफ़ा ये आया मेरे पास यूनिफॉर्म में, तो इसके जो बुश कोट के बटन थे वो ठीक नहीं इसने किए हुए थे. तो मैंने भुट्टो साहब को कहा सर जो बंदा अपने बुश कोट के बटन ठीक नहीं बंद कर सकता फौज को कैसे चलाएगा? तो कहते भुट्टो साहब क्या काम और कैसे? वेल दैट्स द ऑल द मोर रीज़न आई वांट टू पोस्ट हिम देयर. वाओ. एक लेकिन है किस स्टेट में ये बात कर दी. अब बेशक मजाक में भी की, तो यू कैन सी कि वेयर इज कमिंग फ्रॉम, उनके ज़हन में क्या है. एंड मेरा ख्याल है जो फिर ये क्रिटिकल पार्ट वॉज जब ये मरी में भुट्टो साहब को जब रखा गया, तो उस ज़माने में हमारे बैचमेट ही थे, मरी में एसी थे जो, और जो उनके साथ एडीसी वो बाद में सिविल सर्विस में आ गए. तो उनकी जो ज़ुबानी पता चलता है कि दैट मीटिंग रियली प्रॉब्ली गिव अ सिग्नल कि जी भुट्टो साहब ने छोड़ना नहीं इस चीज़ को. इफ़ ही कम्स टू पावर तो इट विल बी आइदर हिम और मी. एंड आई फील कि देखें भुट्टो साहब के आप
इट वाज अ बाज़ार मूवमेंट जो उनके ख़िलाफ़ हुई कि ये उन्होंने नेशनलाइज कर दी, उन्होंने जिंक फैक्ट्री को भी नहीं बख्शा, फ्लोर मिल्स को भी नहीं बख्शा, किसी की ड्योड़ी में फ्लोर की एक चक्की लगी हुई है वो भी नेशनलाइज हो गई. दैट वाज बिट एक रेड. एंड व्हेन यू सी लाइक दैट टाइम भुट्टो और ज़ियाउल हक का एक वो चल रहा था, टसल कह लें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड आज के दौर में सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल बाजवा साहब थे, इमरान खान वाला एपिसोड, बिकॉज पहले यही था, मतलब इमरान खान खुद आके कहते थे कि जी बेस्ट आर्मी चीफ है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और एक पेज पे हम लोग. सो अगेन लाइक ऑन अ मैक्रो लेवल, बिकॉज आपने वो वाली साइड भी देखी है, लाइक हम लोगों ने तो ज़रा कहानियों में सारी वो चीज़ें हैं. सो व्हाट्स योर सॉर्ट ऑफ टेक ऑन दिस मिलिट्री गवर्नमेंट रिलेशनशिप? देखिए, बात ये है कि ऑफ कोर्स मिलिट्री की इनग्रेस तो 1950 से शुरू हो जाती है कि अयूब खान आप देखें कि नो वेयर इन द हिस्ट्री के जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CNC है, वो इज़ ऑल्सो द डिफेंस मिनिस्टर. और अब तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस भी लीक होने लग पड़ी. एक माइंडसेट है ना कि, और उसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस की भी कमज़ोरी है और फिर ब्यूरोक्रेट्स का भी एक रोल रहा है, जो मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी सिंगल इंस्टीट्यूशन, हम सब हैं इसमें. मिसाल के तौर पर आप एक शेरबाज मदारी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, और जो उन्होंने बड़ा एक एविडेंस बेस्ड बात की है कि जो जितना नुकसान पाकिस्तान को 2 सुपर ब्यूरोक्रेट्स ने पहुंचाया है किसी और ने नहीं पहुंचाया होगा. एंड वन इज़ मलिक गुलाम अहमद, हु वाज द गवर्नर जनरल इन 54, एंड अदर वाज सिकंदर मिर्ज़ा. एक ऑडिटर कम सर्विस के थे, एक इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के, ट्राइबल सर्विस के. और वो कैसे कि 1935 एक्ट जो पाकिस्तान और इंडिया ने इनहेरिट किया, इंडिया गॉट रिड ऑफ 50 में उनका एक आइन बन गया, एंड वी ड्रैग्ड ऑन. 54 में एक जब मसवदा बनता है तो उसमें गवर्नर जनरल सडनली फाइंड्स के जी उसका तो रोल ही नहीं रहा. इज़ अ नोशनल प्रेसिडेंट, सेरेमोनियल हेड, एंड विद वेंजियंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया. सो द चेन रिएक्शन स्टार्ट, तमीज़ुद्दीन केस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड टेक ओवर्स एंड ऑल दैट. और आज तक उसकी आपको एक एक रेजोनेंस आपकी पॉलिटिक्स में नज़र आती है. और 56 में कि आइन आपने नाफिज कर लिया है. 58 में जब सिकंदर मिर्ज़ा को ये समझ आ गई कि 59 फरवरी में इलेक्शंस हो रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से इनको फारिग कर दिया गया है, तो ही स्ट्रक विद मार्शल लॉ, जिसकी कोई प्रोविजन ही नहीं थी. ये अलहदा बात था कि जी ही डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ अयूब खान, और 15-20 दिन के बाद वो खुद भी फारिग हो गए. एंड माइंड यू, ये उस वक़्त हुआ कि जब 58 में जब गवादर इज़ द ओनली टाइम अंडर द सिविलियन रूल जब आपने पाकिस्तान ने कुछ टेरिटोरियल गेन किया, एंड दैट वाज अंडर द सिविलियन रूल ऑफ मलिक फिरोज़ खान. वरना हमारी हिस्ट्री द अदर वे राउंड, जस्ट लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान. सो इट्स लाइक आपको अभी दोनों सॉर्ट ऑफ पैटर्न मोर और लेस सेम ही लगते हैं? आई वुड से इट्स फॉर द परसेप्टिव माइंड के जज करें कैसा है, लेकिन ये है कि आई थिंक वी शुड मूव आउट ऑफ द सर्कल्स नाउ. इट्स हाई टाइम, एंड एक लेट्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. यार ये कैसे है, देखिए एक टैक्टिकल विन इज़ नेवर अ स्ट्रेटेजिक विन. इसको समझने की ज़रूरत है कि लॉन्ग रन में सोचें कि व्हाट इज़ बियॉन्ड द ऑब्वियस, कि क्या इसकी. देखें फ्लैक्सिंग इवन अमेरिकन सिस्टम में भी होती है कि पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ कोर्स टेकन बाय द प्रेसिडेंट एंड द कांग्रेस, लेकिन यह कि जब इनका इंटरफेस होता है तो अंदर कुछ एग्री होता है और बाहर आके जनरल पैट्रियट्स कुछ और स्टेटमेंट दे देता है जस्ट टू पुट द सिविलियन गवर्नमेंट अंडर प्रेशर. सो इट्स एवरीवेयर. अब देखें सियाचिन पे हमारा वी वर नियर ब्रेक थ्रू, तो इंडियन डीप स्टेट, दे हैव अ डीप स्टेट, तो उसने उसमें स्पैनर फेंक दिया विद द रिजल्ट के यू आर बैक टू द नॉट. और अब ये है कि अब इसका वे आउट क्या हो सकता है, कैसे. अगेन एकेडमिक सवाल, उसका एकेडमिक जवाब ये है
कि मैं लाइटर वेन में कहा करता हूँ कि जी जब कोई पॉलिटिशियन वो कहता है ना जी कि वी आर ऑन द सेम पेज, तो कि जी आर्मी एंड आर पार्टी इज ऑन द सेम पेज। मैं क्या जिस दिन बरखुरदार तुम पॉलिटिशियन सेम पेज पे हो जाओगे, पाकिस्तान के 80% मसले हल हो जाएंगे। सो दे हैव टू सी फॉर देमसेल्व्स। अब देखें फॉर इंस्टेंस कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एबरेशंस आई हमारे ज़िया-उल-हक के ज़माने में कि आपने वो आर्टिकल 62, 63 डाला डिस्क्वालिफिकेशन का, सादिक और अमीन, ये तो पैगम्बराना वस्फ है। आप किन में ढूंढ रहे हैं? उस बंदे में ढूंढ रहे हैं जो एक फ्रॉडुलेंट डिग्री लेके वो कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहा है, या उस बंदे के लिए जो आपको एक डेक्लेरेशन ठीक नहीं दे रहा। सो अच्छा, अब ये था कि जब पॉलिटिशियन को वक़्त मिला कि इसकी एक तत्हीर कर सकें, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ला रहे थे तो आप कर देते। आपने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया था आपने एक दूसरे के खिलाफ इसको यूज़ करना था। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। और बाकी आप अगर देखें जो आपका ओवरऑल पाकिस्तान में एक निज़ाम है, वेदर पुलिस का आप देख लें या जुडिशरी देख लें, बहुत सा कोई 18वीं सदी का चल रहा है, 19वीं सदी की चीज़ें चल रही हैं। लाइक ज़रा अगेन लाइक व्हेन यू स्पेशली लुक बैक लेट्स से 30, 40, 50 साल, लाइक बीच में कहीं कोई ऐसी आपको लगता है कोई गवर्नमेंट आई हो या ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन एक क्रिएट हुई हो कि यार इन निज़ामों को चेंज करने का भी वी शुड डू? ऑब्वियसली ठीक है पार्लियामेंट ने करना है, बट कहीं ना कहीं पीछे ज़रा ब्यूरोक्रेसी इज़ द बैकबोन कि उसको पुश किया जाए, बिकॉज उसकी वजह से भी जो मसाइल आई थिंक हमें देखने में आ रहे हैं कि बहुत से केसेस हैं एज एन एग्जांपल, वो सिर्फ इस वजह से लटके हुए हैं कि वो आज के दौर के लिहाज से उनकी सेंस से नहीं बन रही। वो 18वीं सदी के आखिर में किसी ने अंग्रेज ने कानून बनाया था। लेट्स नॉट रियली एक सदी के हिसाब से किसी कानून को ना देखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, या उनके भी इंडियन पीनल एक्ट या इंडियन जो कोड्स हैं अंग्रेज के बनाए हुए हैं, लेकिन नथिंग स्टॉप्स यू टू अमेंड दोज लॉज एंड एक्ट्स। मैं समझता हूँ कि जब तक आपके यहाँ एक पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी तो ये चीज़ें आगे चलेंगी नहीं। अब देखें, अब पॉलिटिशियन्स ने एक बड़ा एक कमेंडेबल काम भी किया है। फॉर इंस्टेंस वाटर रिकॉर्ड कि पानी का आपका इशू था 1992 में, वाटर रिकॉर्ड जैसा तैसा चल रहा है। अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन रिवर्स पूरे पाकिस्तान में वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड दैट वाज डन। मेरा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे लहदे होती है कि इस अवार्ड से ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट लाइक एक इस ऑन द रिसीविंग एंड कि इंडिया में फॉर इंस्टेंस 42% गोज टू द स्टेट्स एंड 58% इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। हमारे रिवर्स कर दिया हमने, और सूबे इस मूड में नहीं है कि अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, कि ऊपर से आ रहा है उसी पे खा रहे हैं। सो बट द पॉइंट इज कि एक पेशरफ्त हुई है, या गिलगित बल्तिस्तान में अपने एम्पावरमेंट की है। सो एक आपको नज़र आती हैं चीज़ें होनी चाहिए, हो सकती हैं, एंड दे वर थिंकिंग एज वेल। बात ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि जी आपको अगर सिस्टम चल पड़े तो फिर ऑटोमेटिकली अब देखें ये जो है कि हमारे यहाँ के जी मिड स्ट्रीम एक आप चेंज ले आते हैं जी कि आइन में है, आइन में तो बहुत कुछ है। पॉइंट इसके आप देखें कि आया पॉलिटिकली आप मुतहम्मिल हो सकते हैं कि नहीं। मतलब एक बंदा इज ऑन हिज वे आउट बिकॉज ऑफ हिज एक मिस गवर्नेंस ABC, तो आप उसको खुद एक टिका लगाते हैं ताकत का, तो वो तो फिर सिस्टम तो आपके हाथ में उस तरह नहीं रहता, अदर फोर्सेस से टेक हुआ। तो थोड़ा सा बताएं, आपकी कुदरतुल्लाह शहाब के साथ भी मेरे ख्याल से कुछ हो रहा? मेरी थी वो एक्चुअली कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ माई शॉर्ट स्टोरीज। मेरी किताब का पहला एक फ्लैप उन्होंने लिखा, और मैंने उनको चूँकि देखा रिटायरमेंट के बाद, और फिर ये है कि मैं मुल्तान में पोस्टेड था, तो इनका फ़ोन आया कि मैं मुल्तान आया हूँ, तुम्हें मिलना है मैंने। तो मैंने कहा सर मैं खुद मिलने आ जाता हूँ। क्या है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले में पता लगना चाहिए, जो बंदा उसको मिलने आ रहा है वो क्या होगा। मैं ठीक है खैर आए। तो ये वॉज सिंपली ड्रेस, पजामा पहना हुआ,
जॉगर्स पहने हुए थे और एक थैला लिया हुआ था, मिटा हुआ आदमी उस वक्त। तो एक एडवाइस उन्होंने की, कहते कि तारिक देखो ये ओहदे शोहदे सब रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो तुम लिखते रहा करो, कंट्रीब्यूट करो इस तरह, तो यू वुड बी रिमेम्बर्ड। और बात उनकी देखें ना, वो इस वक्त इज़ जस्ट वन सन एंड आई बिलीव इज़ अ डॉक्टर, इज़ इन अमेरिका, लेकिन ये कि आज वो नहीं जाए दुनिया में, लेकिन इज़ द मोस्ट सेलेबल बुक विच ही रोट। तो उनके साथ है एक ताल्लुक़ रहा है एक। और ओवरऑल जो आपकी सर्विस रही और ज़रा आपने काफ़ी जगहों पे काम किया, व्हाट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक वन एडवाइस व्हिच यू गॉट जो काफ़ी लाइक दिहाइयाँ आपके साथ उसने गुजारा हो? Obviously like a very subjective, like every now and then advice to me, advice I could possibly give. नहीं, पहले आपको क्या किसी ने दी, like at your like early sort of career? मैं फॉर इंस्टेंस ये कह जी कि आप बी करेक्ट, बी हेल्पफुल, आउटरीच करें आप। और सीनियर्स हमेशा ईमानदारी की तलकीन करते थे कि भाई दौरे पे भी जाओ तो अपना टिफ़िन कैरियर साथ लेके जाओ। ये अलहदा बात है कि मैं टिफ़िन कैरियर साथ लेके जाता था, लेकिन जब मैं खिड़की खोल के झांकता तो बाहर वो मुर्गे पक रहे होते थे स्टाफ के लिए। सो यू आर हेल्पलेस, यू डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। सिस्टम है ना, सिस्टम इज सो परवेसिव। मैं केपी में था व्हेन आई वाज एनडब्ल्यूएफपी, तो किसी हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन पे जाना, झाड़ झूड़ देना कि ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद उन्होंने एक क्या होता है जिसमें वो चीज़ें गर्म रहती हैं, हॉट पैन, उसमें जनाब वो टिक्का कढ़ाई वो लेके आ रहे हैं, मगर ये सर आप हमारे मेहमान भी हैं, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह। सो फिर लोकल हॉस्पिटैलिटी दैट गोज विद द कस्टम। एक सिस्टम में आपको रहते हुए वो भी देखना पड़ता है। और जो यंगस्टर्स को यही मेरी एडवाइस होती है कि जी कि कोई ओपिनियनेटेड ना हो, एंड स्पिरिट ऑफ लर्निंग, हर वक्त आपको यू शुड बी इन द लर्निंग का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको आप सीखें, समझ आती है तो उसको फॉलो करें। क्योंकि जो फोक विजडम है, जितनी ये नहीं आपको किताबों में वो चीज़ नहीं मिलेगी, जो एक आपको एक देहाती की एक गांव में रहने वाले की जो विजडम है, वो जब आपके साथ शेयर करता है तो मे बी दैट चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। ये बहुत मैंने देखा। तो आप तो अभी पढ़ा भी रहे हैं ज़ाहिर है, और आई एम श्योर यंगस्टर्स हैं सारे के सारे। एंड अगेन लाइक इफ़ यू कंपेयर द पुरानी जनरेशन व्हेन यू गाइज वर लाइक द यूनिवर्सिटी, और स्पेशली अभी आप जब पढ़ा रहे हैं, व्हाट डिफरेंस डू यू सी ओवरऑल इन द बोथ सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड्स कह लें या जनरेशंस कह लें? Well, I remember our teachers as well. They were बहुत अच्छे, उनसे बहुत कुछ सीखा। और अपना भी ये फॉर इंस्टेंस मैं 8-10 साल लम्स में एसोसिएट रहा हूँ, इसके साथ एडजंक्ट फैकल्टी। तो मेरा कोर्स इट वाज वेरी, पीपल वर फॉन्ड ऑफ इट, बल्कि कैप लगानी पड़ती थी। और उनसे फीडबैक जो मिल रहा था, कहते जी सर तारिक किताब की बात भी करते हैं बट इज़ वेरी एनेक्डोटल, मज़ा आता है हमें, वो कहानियाँ सुना के पढ़ाते हैं। So I believe you have to be a good storyteller. That's true. To be a teacher. क्यों बच्चे का दिल भी करे जाने का कि यार मैं जाऊँगा। यार कोई चीज़ जो नई चीज़ आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उसी ज़िंदगी है ये सीखने की जगह, आप सीखें एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट, जो भी जैसा भी मिल जाता है आपको उसको मेक फुल यूज़ ऑफ इट। और अभी लाइक कमिंग बैक टू लेट्स से द लास्ट, उस तरह अगर हम देखें कि जो हालात अभी हैं इस टाइम, और माशाल्लाह आपकी खासी अभी एज भी है, व्हेन यू स्टार्टेड ज़रा पाकिस्तान तो ज़रा बन नहीं रहा था इन अ सेंस के बिल्कुल बचपन था पाकिस्तान का भी, और फिर ईस्ट पाकिस्तान भी हो गया, और फिर उसके बाद जो हालात ज़रा भुट्टो साहब से लेके मुशर्रफ और फिर आगे पिछले 2 डेकेड्स आपने वो कर लें, एंड नाउ पाकिस्तान स्पेशली द लास्ट मेरे ख्याल से जो 1 साल में जितना पाकिस्तान 9th मई के बाद एक बदला है, like what are your hopes and dreams, like how do you see Pakistan right now and where do you see we are heading? Well, I believe कि एक देखें पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ तो है, कोई is a place of resilience, बहुत है, बाउंस बैक करने की
बट सिर्फ ये होता है कि वी रियली वेट फॉर द लास्ट एक मोमेंट्स के वहाँ तक हम ड्रैग करते हैं, दैट वी स्टॉप डूइंग इट, कि वी शुड कंजर्व अवर सेल्व्स। इसको समझें कि यार ये अननेसेसरली, और ये आई बिलीव देयर इज एन अवेकनिंग और रियलाइजेशन इवन अमंग्स द पॉलिटिकल क्लासेस कि एक थिंकिंग है, डिस्पाइट देयर पोस्चरिंग जो पब्लिकली जो भी करते रहे, लेकिन दे रियलाइज कि उनमें ये फीलिंग है कि यार ये दिस इज़ नॉट ऑन, एंड जस्ट लुक अराउंड द नेबरहुड कि अगर आपने चलना है चलाना है तो अपने आप को थोड़ा सा आपको गियर अप करना पड़ेगा। तो मैं कोई मायूस नहीं हूँ, आई एम वेरी होपफुल। एंड देखने कि ईस्ट पाकिस्तान का आपने कितने बड़े आप अलमी से गुजरे हैं और 55 साल हो गए हैं। बाकी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, किस मुल्क में नहीं होते कि आउटलियर रीजन्स जो हैं आपके, इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू गवर्न देम, वही चीज़ हमारे यहाँ भी है। लेकिन यह है कि जी कि विद डायरेक्शन, विद सॉर्ट ऑफ एफर्ट, सो चीज़ें इतनी जल्दी वो अगर बिगड़ती हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटी उनमें एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म भी साथ साथ चलता रहता है। बट डू यू थिंक पाकिस्तान भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है? इट्स क्लिशे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नाजुक मोड़ जो है, नाजुक मोड़ ही मोड़ है, ख़त्म नहीं हो रहा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो हर सोसाइटी को होता है। आई मीन आप कोई जगह भी ले गए, मैं इंडिया में फॉर इंस्टेंस देखें कि यू आर इन इंटरेक्शन विद वहाँ के जो है एक पढ़े लिखे लोग हैं, दे वरीड। अब मुस्लिम को वहाँ कास्टिगेट किया जाता है, डेनिग्रेट किया जाता है, बट नॉट रियलाइजिंग दैट मुस्लिम फैक्टर निकल जाए तो इंडिया वुड जस्ट स्प्लिट अपार्ट, कुछ रहते बचता ही नहीं है। सो दे वरीड कि जी यार ये हमारा एक है प्लुरलिज्म जो एक उसको जो जैसे नुकसान पहुँच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिंदुत्व एंड दिस एक मेजॉरिटेरियनिज्म, तो दैट डजंट रियली कैरी यू वेरी फार। सो आई बिलीव कि ये चीज़ें हैं, ये हमें जस्ट सी के हाउ थिंग्स आर। बांग्लादेश की मिसाल देख लें, कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो हैं, कि दे डोंट ग्रो इवन कपास का फूल नहीं पैदा होता, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। क्यों? कि दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और वो हमारा ही था ना, हमारी कौम थी, हमारे इसी मुल्क से निकले वो। सो यू नेवर नो किस वक्त आपका टर्न अराउंड हो जाए, कौन दे जाए आपको। What would your advice to the young bureaucrats? यंग ब्यूरोक्रेट्स को मैं यही कहता हूँ कि यार ये गो विद योर राइट माइंड, एक दिमाग जो है आपका जो अप्लाई करते हैं अपने आप को, यू शुड बी फेयर टू योर सेल्फ, फेयर टू योर प्रोफेशन, फेयर टू द पीपल यू आर टू सर्व। कुछ नहीं होता इन द लॉन्ग रन। एंड इफ यू लुक एट द स्पैन ऑफ योर करियर 35-36 साल, तो अगर 2-3 महीने का डिप भी आ जाए तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, 6 महीने का भी आ जाए तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट बी स्टेडफास्ट। Dr. साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस। और आपने आई थिंक मुल्क और कौम को बहुत कुछ दिया है, काफ़ी चीज़ें तो आपकी किताबों के अंदर भी हैं, बट थैंक यू फॉर योर सर्विस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।